हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में साल 2012 में जितने भी प्रश्न पूछा गया था सीडीपी से, ईवीएस से और हिंदी से, वो सभी प्रश्न को आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको रिपीट भी होते हैं। पीवाई की क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे भी जाते हैं, परीक्षा में रिपीट करता है। तो आप यदि इसको पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ष 2012 जो 29 जनवरी जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 में 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और निश्चित रूप से यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आपका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, आप जानते हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से सीटेट में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और तो इसी 30 नंबर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था 2012 में, ये 30 नंबर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 से 30 तक में जो प्रश्न दिया हुआ है सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, वो सब प्रश्न को अभी पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशेष उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। ठीक है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि शिक्षक जो है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ठीक है, यानी जब परीक्षा प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो शिक्षक का यह क्या होता है, उद्देश्य होता है कि परीक्षा में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है, क्योंकि रेमाउंट के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीक को जानना एक शिक्षक का क्या है, सर्वोपरि उद्देश्य होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, देख सकते हैं प्रश्न दिया हुआ प्रश्न 2 है कि विवेचनात्मक शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो यहाँ पर होगा कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्या है, मानसिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन जो होता है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह आपका जो आधारित होता है आपका बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आकलन एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया होता है जो कि शिक्षण प्रक्रिया के साथ सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में क्या करता है, निर्णय करता है। इसलिए जो है ना, बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षार्थी व्यक्ति की भिन्नता प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी व्यक्ति की भिन्नता प्रदर्शन करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, अतः शिक्षक को सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को क्या कराना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि आकलन क्यों उपलब्ध क्यों कराना चाहिए, कारण है कि
विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि प्रत्येक शिक्षण सीख सके। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी क्या करे, सीख सके, इसलिए शिक्षकों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कहता है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक बच्चे जो है ना सामाजिक कारक की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने के लिए सामाजिक भूमिका पर क्या है अधिक बल दिया था। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। ठीक है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह डैश से प्रभावित है। ठीक है, तो बच्चा जो है वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। ठीक है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपगम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह उपगम जो है ना सक्रिय भागीदारिता, ठीक है, सक्रिय भागीदारिता उपगम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को, ठीक है, प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। तो यह आपका विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए शिक्षक को। ठीक है, विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो लड़कियों को वरीयता देता है तो यह क्या दर्शाता है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यह है आपका बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा है बताएंगे। तो यह है आपका विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यह क्या है आपका बीज अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न नंबर 11 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो बच्चा जब फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ की शिक्षा पद्धति की व्यवस्था क्या है, फेल हुई है, इस वजह से बच्चा फेल हो रहा है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला क्या है परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 कहता है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। ठीक है,
तो समावेशी शिक्षा में क्या है कि कक्षा में विविधताओं का उत्सव मनाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या कि कक्षा में क्या है विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपका सत्य या असत्य, ये क्या है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, यह आपका प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। ठीक है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यह प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक ठीक है अवस्था किसके साथ संबंधित होती है। तो यह संबंधित है आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक जो संवेदी प्रेरक होती है यह अवस्था किसके साथ संबंधित होती है। तो यह होता है आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने दिए हुआ। प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो यह होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है दिया हुआ। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समन्वयकों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे क्या होगा जिससे वे पढ़ने के दौरान ठीक है जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समन्वयकों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे क्या है पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल क्या है सीख सके। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। जब एक निरोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जब एक निरोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताएंगे। तो शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डांस की ओर संकेत करती है। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो होती है यह आपका यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। ठीक है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर क्या करती है, आपका संकेत करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है आपका, ये आपका है समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, समस्या के प्रति जागरूकता जो है
वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है। ठीक है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण समस्या के प्रति जागरूकता होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है आपका अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने। शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तो इसका कारण है आपका बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चे की विकास दर क्या होती है, हर बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है और हर बच्चे जो है ना विभिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो सीखने का क्षेत्र जो है ये आपका अनुभाविक होती है। ठीक है, सीखने का क्षेत्र क्या है, अनुभाविक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबलने लगता है तो यह बात का संकेत है कि बच्चे क्या कर रहा है। जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है और कार्य करने से उबलने लगता है तो यह संकेत किस तरफ है। तो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, संभवतः कार्य जो है ना यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, जिससे बच्चा है ना काम करने में क्या है उबने लगता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत जो है ना सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह मानव विकास का प्रमुख सिद्धांत होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, यह आपका विकास का सिद्धांत होता है कि सभी का विकास दर समान नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो है। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो क्या है आपका, जो है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक क्षेत्रों में विभाजन। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक, ये सभी क्या है आपका मानव विकास के क्षेत्रों का विभाजन। ऑप्शन 4 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है एक शिक्षिका पाठ्यपुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थियों इस जानकारी को अपने पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डेंस पर आधारित है। ठीक है, तो यह उपागम जो है ना ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 30 है। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। ठीक है, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो क्या बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। तो बच्चा जो है ये आपका संवेदनात्मक दुश्चिंता। ठीक है, संज्ञानात्मक जो है ना संवेदनात्मक दुश्चिंता के कारण जो है ना बच्चा रोने लगता है।
क्योंकि बच्चे को माँ से अधिक लगाव होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को क्या है, माँ से अधिक लगाव होता है। यही कारण है कि जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेता है तो वह रोने लगता है, संवेदनात्मक दुश्चिंता के कारण। ये गणित का है तो हम अभी गणित नहीं पढ़ा सकते हैं आपको। अब इसकी जो नेक्स्ट आपका है CDP, तो जितने भी था 30 नंबर जो पूछा गया था आपका वो पढ़ा दिए। अब आपका होगा आपका अगला, अब आपका यहाँ पर अगला है अगला प्रश्न हो जाएगा आपका पर्यावरण का, ठीक है। पर्यावरण से पढ़ेंगे। अब पर्यावरण से जानते हैं कि पर्यावरण EVS से 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया प्रश्न है पर्यावरण से 2012 में, वो सही प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं। 61 से 90 तक पर्यावरण का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 61 से शुरुआत करते हैं। ये सही प्रश्न पूछा गया है आपका वर्ष 2012 की परीक्षा में, और इसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं करता है, ठीक है। दंत कार्य जमा नहीं करता है, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो कौन सा उपाय हो सकता है बताएंगे, जानते हैं आंसर। तो कौन सा उपाय हो सकता है, तो हो जाएगा आपका अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अपने तकनीकों की परिगणना करती है और उसमें और क्या करती है कि उसे धूप में खुला फैला देती है, ठीक है। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है, ठीक है। तो राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अपने तकनीकों की परिगणना करती है, और परिगणना करने में क्या है कि वह जो है वो जो क्या करती है, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, ठीक है। उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, जिससे क्या है खाद्य पदार्थ क्या रहता है आपका सुरक्षित रहती है, ठीक है। और यह जो तकनीक है ना, यह आपका हरा धनिया को संकेत करती है, क्योंकि हरा धनिया जो होते हैं वो भींगे हुए फले सूती कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो वो कई दिनों तक क्या होता है, ताज़ा रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, जिससे क्या होता है खाद्य पदार्थ आपका ताज़ा बनी रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 63 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 63 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 63 होगी आपका। यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न है आपका EVS का। प्रश्न है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि संघर्ष हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64 है आपके सामने। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इससे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल जो होती है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है।
जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। यही इसका कारण है कि ये आपका जो है ना संबंध है वो प्लावन के नियम से संबंधित है। जिससे क्या होता है कि पानी के साथ प्रयोग करने पर क्या होता है कि स्टील की कटोरी खाली कटोरी पानी पर तैरता है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है। तो कारण इसका यही है कि स्टील की कटोरी पर जो बल लग रहा है आपका उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है, और जबकि लोहे की कील पर जो बल लग रहा है उसके भार की तुलना में कम होता है। यही कारण है कि स्टील की कटोरी पानी पर तैरता है जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 65 है दिया हुआ। प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का प्रकरण पढ़ाने के 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है बताएंगे। तो ये आपका है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना, ठीक है, ये आपका वायु प्रदूषण प्रकरण के पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 66 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 कहता है, प्रश्न नंबर 66 है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यह होगा आपका आक्रामक व्यवहार जब बच्चा प्रदर्शित करता है। तो एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 67 है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य होता है आपका पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डांस के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके जो है ना आने जाने की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 69 है आपके सामने। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, ठीक है। कौन सा प्रश्न पूछता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्या पानी के अंदर वायु है? बताएंगे क्या पानी के अंदर वायु है? तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो शिक्षक जो है ये आपका चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन कौशल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, ठीक है। तो भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ठीक है। ये भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71 है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन EVS के शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उससे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियाँ सुझाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त यहाँ पर एक और नीचे प्रश्न है कि उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियाँ वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो 2 हो जाएगा, A और D, ठीक है। A और D हो जाएगा, यानी A और D मतलब है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसके नीचे धकेले, ठीक है। और 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा समस्याओं में ले जाए तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो
इससे पता चलता है कि वायु में क्या होती है, भार होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर आपके सामने 72 है। प्रश्न कह रहा है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकती है? तो यह जो कारण है आपका, वो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सका है। ठीक है, यही कारण है कि श्वसन प्रकरण पढ़ाते के समय है ना, बच्चा जो है ना श्वसन के बारे में अच्छे से, श्वसन और सांस के बारे में अच्छे से जो है ना वो अंतर नहीं समझ पाया। कारण है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीकों से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 कदमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने का कौन सा प्रक्रिया होना चाहिए, बताएंगे? तो ये आपका हो जाएगा, रेत और नमक के मिश्रण को हम ना अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन वाष्पन प्रक्रिया से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ डांस के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती हैं। तो ये आपका हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें आहार ऐसा लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर होता है। ठीक है, तो प्रोटीन से भरपूर होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 76 है आपके सामने दिया हुआ, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, बताएंगे? इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन 3 होगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ठीक है, ये आपका खाद्य श्रृंखला की कल्पना को पढ़ाने के लिए सबसे अधिकतम क्या है आपका, सबसे बेहतरीन शिक्षण पद्धति है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 77 है, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, बताएंगे? तो ये आपका अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए जो होता है ना, मछली घर जो होता है एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपका सामने अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न है 78, अंजलि की सहेली दांत में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीकों बताती है। तो 4 तरीका क्या है आपका, तो मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद है, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए, तो सी, डी और ए को। ठीक है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। उसके बाद जो है ना, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। उसके बाद जो है, हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी, डी और ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, नीचे दिए गए बेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ठीक है, जमीन पर रहने वाला जीव जंतु, पानी में रहने वाला जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, बताएंगे? एक्स में कौन सा जीव जंतु रखे जा सकते हैं? तो ये आपका होगा मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ जो होता है यह पानी और स्थल दोनों पर रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है?
जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है, बताएंगे। तो यह आपका है वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधे और मानव दोनों में पाए जाते हैं। दोनों वृद्धि और प्रजनन जो होते हैं ना, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित होता है। ठीक है, निकटीय रूप से संबंधित होता है तो ये आपका है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, ठीक है, और लौ। यह क्या है आपका निकटीय रूप से संबंधित होता है, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौ। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के ताप पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी जो होता है, क्या होता है पानी, तो पानी जो होता है ना खनिज रहित होता है, इसलिए क्या है मछलियाँ मर जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो चांद की सतह की विशेषताओं की सबसे अच्छा वर्णन करता है आपका पानी नहीं है, चांद पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं। ठीक है, ये आपका चांद की विशेषता की सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है कि चांद पर क्या है, पानी नहीं है, चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 84 है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। ठीक है, तो कौन सा सावधानियां पढ़ती हैं कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और प्रश्न इसी में बन रहा है कि पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, तो पोस्टर का उद्देश्य जो है ना, ये आपका इसका उद्देश्य है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर को पैदा करने से रोकने के बारे में क्या है वो जागरूकता पैदा कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न 85 है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ठीक है, तो यह सहायता करेगा आपका कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 86, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने का एक शिक्षक को क्या है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, ठीक है, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उन्हें निम्नलिखित गतिविधियों के लिए कहती है। ठीक है, तो यह कौन सा गतिविधियाँ होगा बताएंगे, आंसर जानते होंगे तो ये होगा आपका शामिल करना और खोजबीन करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 88, एक कक्षा के अनुभाग को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारणों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बताते हुए पढ़ाया गया। बाद में पाया गया है कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है बताएंगे आंसर।
तो इसका कारण हो सकता है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर साधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, ठीक है। औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, ठीक है। तो सबसे प्रभावी होगा रचना कौन सा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 90 है आपके सामने दिया हुआ, ठीक है। प्रश्न 90 है। प्रश्न 90 कह रहा है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो ये आपका है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना, ठीक है। ये आपका जो है ना संतुलित प्रश्न पत्र बनाने का निम्नलिखित सही तरीका होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो जितने भी ईवीएस के प्रश्न दिया हुआ था वो सभी ईवीएस का प्रश्न पढ़े। अब आपका अगला है आपका हिंदी का, ठीक है। हिंदी भी आपका 30 नंबर से पूछे जाते हैं और इसका पूछा गया प्रश्न हिंदी का है, जो कि वर्ष 2012 में पूछा गया था। चलिए इसको पढ़ते हैं हिंदी। यहाँ पर है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या है, तो मंदिरा जो है ये आपका लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भाषा। भाषा क्या होती है, तो भाषा जो है ये आपका पाठों की संख्या है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है ये आपका संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 95 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका जो है ना भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किससे सबसे अधिक महत्व देंगे, ठीक है। तो एक बहुभाषिक कक्षा में जो है हम अपने बच्चों को सिखाने की 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, इसका सबसे कम महत्व देंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न नंबर 97 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो यह होगा आपका आंसर, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाई हो। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 98 है आपके सामने। प्रश्न 98 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये आपका जो कौन नहीं है, तो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ये आपका द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किससे महत्व देंगे, ठीक है। तो हम देंगे आपका सीखने का क्षमता का आकलन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो यह आपका है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे कम प्रभावी तरीका है आपका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा सीखने के लिए समृद्ध वास्तविक वातावरण सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कह रहा है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय तो उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता जो होती है ये आपका भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले जो होता है ये आपका अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, बच्चे जो है ना विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश दिया हुआ है, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकानों पर कोई मदद नहीं करते हैं। उनसे गणना के इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया, और जबकि मनस्बत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनके कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उसके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूल के बच्चों वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण आवश्यक होता है कि दक्षता एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106 है। ठीक है, इस प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न की समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा होता है। ठीक है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित प्रश्न जो होता है या किस अध्ययन पर जुड़ा होता है, किस अध्ययन के विषय पर जुड़ा होता है, बताएंगे आंसर जानते होंगे तो यह होता है आपका गणित पर होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया था। तो जो बच्चे जो दुकानदारी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाले दक्षता को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कह रहा है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने प्रायः गलती नहीं करते, क्योंकि कारण क्या है कि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। ठीक है, इसलिए दुकानदार बच्चे होते हैं वो हिसाब लगाने प्रायः गलती नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, गलती का असर उनके कामों पर पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता है, अक्सर खराब अच्छा होता रहता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न करना अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या होता है। तो ये आपका होता है बनाने में भी मदद करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यय का उदाहरण है। तो एक प्रत्यय का उदाहरण आपका है सांस्कृतिक। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनगणित का अर्थ है। तो मनगणित का अर्थ होता है आपका मन हिसाब लगाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, बताएंगे आंसर।
तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण अध्ययन किया गया, ठीक है, अध्ययन किया गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब यहाँ पर एक कविता दिया गया है एक, ठीक है, तो गद्यांश से अब यहाँ पर पद्यांश से जो कि कविता दिया गया है। कविता है कि हरा भरा जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, ठीक है। उसके बाद है कि जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, ठीक है। तो इस पद्यांश से प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न है? प्रश्न कह रहा है कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है बताएंगे। तो हरा भरा जीवन का अर्थ होता है कि खुशियाँ से परिपूर्ण जीवन। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है। तो ये आपका जो है ना समस्त प्राकृतिक उपादान जो है ना बाहर लेकर आती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। तो कवि ने सृष्टि का उपहार जो है ये आपका प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कवि यह संदेश देना चाहता है कि, तो यह आपका है पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। कवि यह संदेश देना चाहता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है? जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है लोगों को बताएंगे। तो कवि जो है ना व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर होता है। या कवि यह कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, अनुपम से अभिप्राय है। तो अनुपम से अभिप्राय होता है आपका जिसकी उपमा न दी जा सकी, उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वर्ष 2012 में जो प्रश्न पूछा गया था PY के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 2012 में प्रश्न पूछा गया था CDP EVS और हिंदी से, उस सही प्रश्न को आज हम आपको पढ़ा दिए। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।